वेलकम स्टूडेंट्स। चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर का उपयोग। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और हम इस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा कंप्यूटर का उपयोग। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट बनने वाले हैं। जैसे पहला पार्ट इसका इस वीडियो में आप पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट आप फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर का उपयोग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के उपयोग में कंप्यूटर का इतिहास यानी कि कंप्यूटर कहाँ से बना, पहले उसका स्वरूप कैसा था, फिर परिवर्तित होकर उसका स्वरूप कैसे हुआ। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स आई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, और उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे और कंप्यूटर के बारे में कुछ और यूज़ यानी कि वो कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को दो पार्ट में बनाया गया है। इस पार्ट में हम कंप्यूटर का हिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर कहाँ से बना और उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाकी जो बचेगा वो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यानी कि कंप्यूटर कहाँ से बना। तो थोड़ा सा इतिहास भी हमको देखना पड़ेगा। मेन हमने यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस को मेन डाला है जो ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। मतलब ये है कि कंप्यूटर के इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है कि जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हमने मेन डाला है ताकि आप जो क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम में पूछने लायक आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें और साथ में उन चीज़ों को समझने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को मेन इसमें रखा गया है। और ये भी कोशिश करूँगा मैं साथ में कि क्वेश्चंस आपको मैं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बताऊँगा लास्ट में। यहाँ पर पहले तो मैं क्वेश्चन और आंसर के रूप में उसको समझाऊँगा और लास्ट में फिर मैं उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में सॉल्व कराऊँगा। लेकिन बीच बीच में जो टॉपिक ऐसा लगेगा कि वो ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, उनको भी मैं डिटेल में आपको समझाते जाऊँगा। तो हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम देखें कि उसका नाम क्या है। तो वो है कंप्यूटर का उपयोग यानी कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस कार्य के लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी हम पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 पढ़ने के बाद सेकंड वीडियो में पार्ट 2 हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में कार्य करने का सही क्रम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ को बनाना है तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो उस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। क्वेश्चन का मतलब ये है उस टॉपिक को आपको समझना होगा कि वो किस चीज़ के लिए है या वो क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझने के बाद उस चीज़ को बनाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में बीच से निकाल ली जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में चीज़ें समझने वाली होती हैं और वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण है तो ये प्रैक्टिकल भले इससे थ्योरी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इसका जो फंडामेंटल का टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है समझने वाले होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान से समझना होगा जिससे आप उसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब देखिए ये तो एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कार्य करने का सही क्रम क्या है। मैक्सिमम लोगों को, अधिकतम लोगों को ये पता होगा कि ये क्रम क्या है। तो पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट होता है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को आप इनपुट के रूप में देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये बोल सकते हैं कि आपने कोई भी नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो आपने 2 + 3 इनपुट किया। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि वो उस पर प्रोसेस करेगा और 2 + 3 को वो प्लस करके यानी कि ऐड करके 5 बनाएगा और उसके बाद किसी आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर या और कोई डिवाइस के द्वारा आपको उसका आउटपुट प्राप्त होगा। तो कंप्यूटर में काम करने का ये 3 प्रोसेस है। पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट होता है।
चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक साधारण सा एग्जांपल लेता हूँ। आप एक कैलकुलेटर को ले सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर में 2+3 नंबर इनपुट करते हैं तो वह आप उसके कीपैड से करते हैं। उसके बाद वो नंबर उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और 2+3 5 बनता है, और उसके बाद फिर उसका आउटपुट आपको उसकी स्क्रीन पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनपुट करने के लिए एक इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी, प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होगी, और फिर किसी आउटपुट डिवाइस से आपको उसका आउटपुट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी कई बार पूछ लिया जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको चीज़ों को समझना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर में कार्य करने का सही क्रम क्या है, आपने बता दिया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दिया गया कि इनपुट मतलब इनमें से कौन सा ऐसा भाग होता है, ऐसा कोई कौन सा स्टेप होता है जिसमें जो मेन कंप्यूटर के अंदर, यानी कि अगर सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू के अंदर जो काम होता है। ठीक है, अब उसने दे दिया इनपुट, फिर दे दिया सेकंड बी ऑप्शन में दे दिया प्रोसेस, सी में दे दिया उसने आउटपुट, और फोर्थ में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि देखिए इनपुट डिवाइस से इनपुट हो रहा है, वहाँ पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है, फिर प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के अंदर, और फिर आउटपुट डिवाइस से हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगा, इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपको उसका आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मार्क 1 से संबंधित कौन है? देखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही आपको बताया कि हम स्टार्टिंग पे क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास, कि कंप्यूटर कहाँ से आया। तो जो मेन क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं कि हो सकते हैं इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो मैंने यहाँ पर डाला है। तो मार्क 1 से संबंधित कौन है? तो हॉवर्ड आइकन नामक एक व्यक्ति थे, ये मार्क 1 नामक एक कंप्यूटर था उससे संबंधित थे। तो मार्क 1 नामक एक कंप्यूटर था जो कि एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो ये जो है मार्क 1, इससे संबंधित कौन है? तो हॉवर्ड आइकन इससे संबंधित है। तो इस प्रकार का मार्क 1 कंप्यूटर था। समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं तो पुराने ज़माने में, यानी कि बहुत पहले जब कंप्यूटर होते थे तो उनका आकार बहुत बड़ा होता था। ठीक है, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका आकार क्या होता था? बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। तो बहुत बड़ा आकार क्यों था? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी वैसी थी। उस समय फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके कंप्यूटर बनाते थे। वैक्यूम ट्यूब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कंप्यूटर का आकार क्या होता था? बहुत ज़्यादा उस समय बड़ा होता था। फिर जैसे जैसे जनरेशन्स बदलती गई, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो कंप्यूटर का आकार क्या होता गया? छोटा होता गया उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पास्कलाइन का आविष्कारक कौन है, या पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया। देखिए, पास्कलाइन क्या है? तो पास्कलाइन एक गियर पर कार्य करने वाला कैलकुलेटर था। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कैलकुलेटर और कंप्यूटर, तो यहाँ पर कैलकुलेटर को कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर शब्द जो बना है वो बना है कंप्यूट से, और कंप्यूट का हिंदी में मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कि अगर हम बोले हिंदी में तो गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना ही उसका मतलब होता है। तो कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए कंप्यूट से बना कंप्यूटर, मतलब ऐसी मशीन जो कंप्यूट कर सके, कैलकुलेशन कर सके, उसको बोलते थे कंप्यूटर। तो शुरुआत में, यानी कि जब कंप्यूटर बना था उस समय कंप्यूटर में ये सब काम नहीं होते थे कि उसमें गाना सुन लिए, वीडियो देख लिए, या एनिमेशन का काम हो गया, या और भी काफ़ी सारी जो आज होते हैं। उस पहले के कंप्यूटर का काम क्या था? केवल कैलकुलेशन करना। आज भी कंप्यूटर का काम कैलकुलेशन ही है, लेकिन उसके साथ उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस जोड़ दिए गए हैं। तो ये पास्कलाइन जो था, ये इस तरीके का गियर पर काम करने वाला एक कैलकुलेटर था। तो उस समय इसको जो है पास्कलाइन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले के कंप्यूटर केवल कैलकुलेटर ही थे। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है? तो आप लोगों ने शायद चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा। तो डिफरेंस इंजन के आविष्कारक जो हैं चार्ल्स बेबेज है। तो सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बनाई थी। ये भी एक कैलकुलेटर ही था जो कि कैलकुलेट करने का काम करता था।
तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बनाई थी, ठीक है, 1822 में। इसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज ने कुछ समय बाद इसी मशीन को थोड़ा सा डेवलप किया और इस मशीन जिसको डिफरेंस इंजन कहा जाता था, इसको डेवलप करके इसका एक नया फॉर्म बनाया, एक नया विकसित रूप बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। तो ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, डिफरेंस इंजन नामक एक कंप्यूटर मशीन का आविष्कार किया और उसके बाद फिर इन्होंने डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप बनाया जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि चार्ल्स बेबेज ने पहले क्या बनाया, डिफरेंस इंजन, और उसके बाद उन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब इतने सारे कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने काम किए, तो जब भी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है तो वहाँ पर नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो इन्होंने अपना योगदान दिया, उस योगदान के कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन है और कोई भी मशीन अपने आप तो काम कर नहीं सकती क्योंकि वो तो एक मशीन है। तो इसीलिए जब कोई कंप्यूटर बनाया जाता है या कोई मशीन बनाई जाती है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या कोई मशीन है या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक चलता है, तो एक्चुअल में वो ऑटोमेटिक चलता है। तो कैसे, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोग्राम डला होता है। अब प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखिए प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशों का समूह। भाई अगर किसी से भी कोई काम कराना हो, आप चाहते हैं कि आपने कोई बटन दबाया तो वो अब पूरा ऑटोमेटिक काम कर दे, तो वो कैसे करेगा, उसके अंदर पहले से ही लाइन से इंस्ट्रक्शन डले हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के समूह को कहा जाता है प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में क्रम में जमे हुए होते हैं। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। तो याद रखिएगा कि पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो एडा आगस्टा नामक एक महिला थी जिनको कि पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। तो पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, एडा आगस्टा को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में इन्हीं के सम्मान में एडा नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम रखा गया, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम क्या रखा गया, एडा। नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में एबीसी का पूरा नाम क्या है। तो एबीसी का पूरा नाम देखिए, यहाँ पर एबीसी मतलब ये अल्फ़ाबेट वाला एबीसी नहीं है, ये कंप्यूटर है। तो एबीसी मतलब है एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। अब ये एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर क्या है, तो इसको बनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे एटानस ऑफ और एक थे क्लिफोर्ड बेरी। तो दोनों के नाम से मिला करके इसका नाम पड़ गया एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलकुलेटर था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Z1 किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये एक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका नाम था Z1 और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कोनार्ड जूज। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं, जूज से आप याद रख सकते हैं Z1, ठीक है। फिर अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है, पहला सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था। तो ये ENIAC है। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एग्जाम के लिए कि पहला सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है ENIAC। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC नामक एक कंप्यूटर था जो कि पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो कि कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित प्रश्नों के लिए पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि जनरेशन क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जनरेशन किसको कहा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, मतलब पुरानी चीज़ों में परिवर्तन होकर के वहाँ पर नई चीज़ें आ जाती है, तो ऐसा बोलते हैं कि जनरेशन चेंज हो गई है। तो सेम वैसा ही होगा,
अब एक कॉमन सी चीज़ हम देखें कि पहले जैसे हमारे पास क्या होता था भाई, मोबाइल फ़ोन की बात करें, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स होते थे, फिर कलर फ़ोन आ गए, फिर मल्टीमीडिया फ़ोन आ गए, फिर और ऐसे ही फ़ोन चेंज होते गए। तो नई नई जनरेशन बदल जाती है जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जब कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा कि वहाँ से उसकी नई जनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर सन जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर आपको सन अलग अलग मिलेंगे। कई अलग अलग विचार के अनुसार सन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो सन पे हमको ध्यान नहीं देना है, वो मैंने ऐसे समझने के लिए आपको लिख दिया है। आप मेन ध्यान दीजिए कि जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, किसके कारण नई जनरेशन चालू हुई। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या है, जब पहले कंप्यूटर बनते थे स्टार्टिंग में, तो उस समय कंप्यूटर को बनाने के लिए उनमें अलग अलग टाइप के डिवाइस यूज़ किए जाते थे। तो जब भी कोई जनरेशन बदली है तो उसका मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो डिवाइस है वो बदल गया है, वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब नामक एक डिवाइस होता था, उसका यूज़ किया जाता था। तो याद रखिएगा, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कहाँ से चालू हुई, जब वैक्यूम ट्यूब की जगह एक नया यंत्र खोज लिया गया जिसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया। तो ट्रांजिस्टर की खोज हुई और वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। तो वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के बाद बोला गया कि अब जो है सेकंड जनरेशन आ गई है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, लगभग आप एक बल्ब की तरह बोल सकते हैं। तो इससे कंप्यूटर बहुत अधिक गर्म होता था और इसको दूर दूर भी लगाते थे, कंप्यूटर का आकार भी काफ़ी बड़ा होता था। तो दूसरी जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर के आने से क्या हो गया कि कंप्यूटर का आकार जो है वो भी थोड़ा सा छोटा हुआ और उसमें हीट भी कम होने लगी। अब थर्ड जनरेशन कहाँ से आई, तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में यूज़ हो रहा था, अब उसको हटा कर के उसकी जगह आईसी यूज़ किए जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाने लगा। तो जब आईसी आ गया तो आईसी के आने के बाद फिर वहाँ से थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब थर्ड जनरेशन कुछ समय तक चली और उसके बाद फिर आईसी की जगह पर प्रोसेसर आ गया, जो कि कंप्यूटर को और अधिक छोटा बना देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सर्किट को एक छोटी सी जगह पर लगाया जा सकता है। तो वहाँ से फिर फोर्थ जनरेशन चालू हो जाती है। लेकिन फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको हम LSI बोल सकते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ है, जब फिफ्थ जनरेशन आई तो वहाँ पर आ गया ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब रहा प्रोसेसर ही, लेकिन बहुत सारे वायर्स को या बहुत सारे जो सर्किट हैं उनको एक जगह पे, बहुत छोटी सी जगह पे लगाना संभव हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि समय समय पर कंप्यूटर के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में प्रोसेसर और फिफ्थ में उसी प्रोसेसर की नई टेक्निक आ रही है। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या उपयोग हुआ था, तो कॉमन सी चीज़ है कि यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब देखिए कुछ इस तरीके का डिवाइस होता था, लेकिन इसको लगाने से क्या होता था कि कंप्यूटर में हीटिंग बहुत होती थी। जैसे आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब से कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वैसे इससे भी हीट होता था। अब कॉमन सी चीज़ें, हीट होगा तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग करना पड़ेगा, तो इनके लिए जो है एयर कूलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद आता है कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में क्या उपयोग हुआ। तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में जो है वो यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में एक चीज़ और आप पढ़ लीजिए कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक का नाम था विलियम शॉकले। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक का नाम क्या था, विलियम शॉकले। इस तरीके से ट्रांजिस्टर होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में क्या यूज़ किया गया, तो वहाँ पर आईसी यूज़ किया गया, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए सर्किट मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं वायर्स का ग्रुप, और इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। तो जब बहुत सारे वायर्स के ग्रुप को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है छोटी सी जगह पे, तो उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हैं। तो आईसी के आविष्कारक अगर पूछता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैक किल्बी नामक एक व्यक्ति थे, तो इन्होंने आविष्कार किया था किसका, आईसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वही है
या इसी का आविष्कारक कौन है, तो जैक किल्बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया। तो जब कंप्यूटर की चौथी जनरेशन आ गई तो वहाँ पर प्रोसेसर यूज़ होने लगा। मैंने पहले ही आपको बताया प्रोसेसर क्या होगा, तो ये बहुत सारे सर्किट को एक जगह पे लगा दिया गया और इससे कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया, जिससे कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं आजकल, डेस्कटॉप और ये सब कंप्यूटर, वो सब बनना इससे चालू हो गए। ठीक है, तो प्रोसेसर का आकार बहुत ही छोटा होता था और बहुत सारे सर्किट को एक छोटी सी जगह पर लगाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूटर की पाँचवीं जनरेशन में प्रोसेसर की कौन सी तकनीक यूज़ की गई। अब देखिए, चौथी जनरेशन में भी प्रोसेसर है और पाँचवें में भी प्रोसेसर बदला नहीं है, बस उसकी तकनीक नहीं आ गई है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है। तो यहाँ पर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्किट को एक छोटी सी जगह पे लगाना संभव हो गया, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आजकल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, या पाम टॉप मतलब हम टैबलेट जिसको बोलते हैं, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी प्रोसेसर यूज़ होता है और वह सभी वो प्रोसेसर का आकार इतना छोटा होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन जैसे छोटे से डिवाइस में भी कंप्यूटर के बहुत सारे काम उसी पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पहला प्रोसेसर कौन सा था। तो पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था और नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था इंटेल। ये 4 या 8 बिट का प्रोसेसर उस समय था। ठीक है, बिट का मतलब क्या है, तो बिट मतलब देखिए ये होता है, कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, 1 और 0, और ये जो 1 और 0 है इसी को कहा जाता है बिट, यानी कि 1 भी एक बिट है और 0 भी जो है एक बिट है। ठीक है, तो 1 0 ये सब बिट है और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई भी होती है बिट। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था जो मिट्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो एक मिट्स नामक कंपनी थी, ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीमेट्री सिस्टम करके। तो इस कंपनी ने क्या किया था, पहला जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर, उसका नाम था अल्टेयर 8800। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 है और मिट्स कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो है अल्टेयर 8800, जो कि इस तरीके का दिखाई देता था। लगभग आजकल हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं उसी के जैसा ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मतलब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 में हम लोग फिर टाइप्स, कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं वो देखेंगे और उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमने जितनी चीज़ें पढ़ा है उनसे संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा, तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके का हो सकता है ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर में कार्य करने का सही क्रम क्या है, तो ये होगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर जो मार्क 1 है तो मार्क 1 से कौन संबंधित है, तो हार्वर्ड आइकन जो है वो मार्क 1 से संबंधित है। इसके बाद पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, तो ब्लेज पास्कल नामक व्यक्ति जो हैं उन्होंने आविष्कार किया था पास्कलाइन का। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन हैं, तो डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन होंगे, चार्ल्स बेबेज की, हार्वर्ड आइकन, विलियम स्मिथ, विलियम शॉकले। तो चार्ल्स बेबेज, इन्होंने पहले क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन, और उसके बाद उसी का विकसित रूप बनाया था एनालिटिकल इंजन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से ही संबंधित है कि डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या था, तो ये था एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो ये भी आप बता सकते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो पहली प्रोग्रामर कौन है, एडा अगस्टा। बाद में इन्हीं के नाम पे एडा नामक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी रखा गया था। कंप्यूटर में ABC का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है एटाना ऑफ बेरी कंप्यूटर। Z1 किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो Z1 एक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था ENIAC। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है,
ENIAC पहला सामान्य उद्देशीय जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब जनरेशन की बात आ जाती है। तो जनरेशन में देखिए, जैसा हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या उपयोग किया गया, तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। फिर आता है कि दूसरी जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, तो दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। फिर वहीं तीसरी जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, तो तीसरी जनरेशन में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। ठीक है, बनाने वाले का नाम क्या था? ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था? तो ट्रांजिस्टर को बनाया था विलियम शॉकले ने, और IC को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जैक किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया, तो यहाँ पर प्रोसेसर आ गया। ठीक है, जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई वैसे ही अधिक से अधिक सर्किट को एक जगह पर लगाना संभव होता गया। छोटी सी जगह पर ज़्यादा सर्किट लगाने से क्या होता है, तो उससे अधिक से अधिक चीज़ें यूज़ हो सकती हैं एक छोटी सी जगह पर, जिससे कि कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में कौन सी तकनीक यूज़ की गई, तो ये है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 जो है वो पहला प्रोसेसर था जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इनमें से सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, जो मिट्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये था अल्टेयर 8800। तो ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, मिट्स कंपनी के द्वारा। तो याद रखिएगा, पहला प्रोसेसर पूछेगा तो इंटेल 4004, और पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछेगा तो अल्टेयर 8800। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कंप्यूटर के उपयोग का पार्ट 1 देखा। पार्ट 2 में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो उस पार्ट 2 में आपको कंप्यूटर के टाइप्स मिलेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, और उसी के साथ में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर और किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस भी देखना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी रहेंगे, जैसे मल्टीमीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर के यूजेस तो हैं ही, इसके अलावा गूगल क्रोम, अल्टा विस्टा की जानकारी, या फिर और भी ऐसे वीडियोस, या किसी अदर सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या छत्तीसगढ़ इतिहास, ठीक है, इनके अगर आप क्वेश्चन वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चयन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब का जो चयन ट्यूटोरियल का चैनल है। और अगर आपको नोटिफिकेशन इसका चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें इसमें मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अगर आप इसी प्रकार के और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से चयन ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और इसका मोबाइल ऐप है जहां पे आपको ये सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे, और उनके साथ साथ अगर आप PDF फॉर्मेट में इनको पढ़ना चाहें क्वेश्चंस को, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी वहाँ पर है ऐप में, तो वो भी आप खेल सकते हैं टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के उपयोग का। थैंक यू।